नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर तन्वी सिंह अपने चैनल इटर्नल एडसेंस क्लासेस फॉर संस्कृत में एक बार फिर आप सभी का स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि हम बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा पूछे गए प्रश्नों को व्याख्या सहित हल के माध्यम से अपने चैनल पर लेकर आ रहे हैं, क्योंकि ये पुस्तक बिहार शिक्षक भर्ती के लिए वरदान साबित होगी। क्योंकि पेपर जो है वो बिहार लोक सेवा आयोग बना रहा है, तो अगर आप बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा पूछे गए प्रश्नों को देखेंगे तो हो सकता है आपको ऐसे ही कि ऐसे प्रश्न एग्जाम में मिल जाए। तो हमारे चैनल के माध्यम से ये पूरी पुस्तक सॉल्व करा दी जाएगी एग्जाम के पहले पहले तक। तो आप लोग इसको देखते रहिएगा। इसमें सारी जितना भी टॉपिक है, आपको इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, सामान्य विज्ञान, गणित, रीजनिंग, सब कुछ जो लोक सेवा आयोग के द्वारा पूछा गया है उसको सॉल्व करा दिया जाएगा। तो अब तक हमने बहुत सारी क्लास अपने चैनल पे अपलोड कर दी है, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वहां से आप लोग देख लीजिएगा। तो चलिए आगे की क्लास को हम देखते हैं। तो जहां तक हो गया था उसके आगे अब हम देखेंगे। अगला प्रश्न है, मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के बारे में कहा जाता था कि उसके साम्राज्य की सीमा थी। तो देखिए इतने सारे ऑप्शन दिए गए हैं। चांदनी चौक से पालम, दिल्ली से बिहार, पेशावर से बिहार, पेशावर से वाराणसी, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में एक से अधिक। तो ये जो प्रश्न था ये बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा हटा दिया गया था, मतलब निरस्त कर दिया गया था। उसका कुछ कारण रहा होगा। तो चलिए इस प्रश्न की व्याख्या जरूर देख लेते हैं। बहादुर शाह जफर के बारे में नहीं, बल्कि मुगल शासक शाह आलम द्वितीय के बारे में फारसी भाषा में यह कहावत प्रसिद्ध थी कि सल्तनत ए शाह आलम अज दिल्ली का पालम। अर्थात शाह आलम के काल में मुगल साम्राज्य सिकुड़ते सिमटते दिल्ली के लाल किले से पालम गांव तक रह गया था। बिहार लोक सेवा आयोग ने इस प्रश्न को निरस्त कर दिया। तो जो प्रश्न था वो मुगल शासक शाह आलम द्वितीय के बारे में कहा गया था, इसलिए प्रश्न ही गलत हो गया था, इसलिए बिहार लोक सेवा आयोग ने इस प्रश्न को निरस्त कर दिया। अगला प्रश्न है, रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था कहां से? शाह सुजा से। व्याख्या देख लेते हैं। पंजाब अहमद शाह अब्दाली के साम्राज्य का भाग था, परंतु 1773 ईस्वी में उसकी मृत्यु के पश्चात मुल्तान, कश्मीर इत्यादि कुछ छोटे छोटे भागों को छोड़कर शेष पर सिख मिसलों का अधिकार हो गया। उधर अफगानों के आंतरिक झगड़ों के कारण रणजीत सिंह को अपनी स्थिति दृढ़ करने का अवसर मिल गया। 1800 ईस्वी में अहमद शाह अब्दाली का पौत्र शाह सुजा काबुल की गद्दी पर बैठा, परंतु उसके भाई शाह महमूद ने शक्तिशाली बरकजई सरदारों फतह खां और दोस्त मोहम्मद की सहायता से उसे 1809 ईस्वी में विस्थापित कर दिया तथा स्वयं कश्मीर और पेशावर पर अधिकार कर लिया। इसी अवसर पर शाह सुजा ने काबुल का राज्य प्राप्त करने के लिए रणजीत सिंह से सहायता मांगी और उन्हें कोहिनूर हीरा भेंट किया। अगला प्रश्न है, टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी बनाई, तो इसका आंसर है श्रीरंगपट्टनम में। टीपू सुल्तान ने श्रीरंगपट्टनम को अपनी राजधानी बनाया एवं यहाँ जैकोबिन क्लब की स्थापना की और उसका सदस्य बना। साथ ही उसने अपनी राजधानी में फ्रांस और मैसूर के मैत्री का प्रतीक स्वतंत्रता का वृक्ष रोपा। टीपू सुल्तान ने अपने समकालीन विदेशी राज्यों से मैत्री संबंध बनाने तथा अंग्रेजों के विरुद्ध उनकी सहायता प्राप्त करने के लिए अरब, कुस्तुनतुनिया, आधुनिक इस्तांबुल, काबुल और मॉरिशस में अपना दूत मंडल भेजे। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की थी? तो इसका उत्तर है टीपू सुल्तान। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 92 का अवसान श्रीरंगपट्टनम की संधि मार्च 1792 द्वारा हुआ। इस संधि में अंग्रेजों की ओर से कार्नवालिस तथा मैसूर से टीपू सुल्तान शामिल थे। इसके अनुसार टीपू को अपने देश का लगभग 1/2 भाग अंग्रेजों तथा उनके साथियों को देना पड़ा। साथ ही युद्ध के हार जाने के रूप में टीपू को
3 करोड़ रुपए अंग्रेजों को देना था। श्रीरंगपट्टनम की संधि में यह शामिल था कि जब तक टीपू 3 करोड़ रुपए नहीं देंगे, तब तक उनके 2 पुत्र अंग्रेजों के कब्जे में रहेंगे। कॉर्नवालिस ने इसी संधि के बाद यह टिप्पणी की थी, हमने अपने शत्रु को प्रभावशाली ढंग से पंगु बना दिया है तथा साथियों को भी शक्तिशाली नहीं बनने दिया। अगला प्रश्न है, ठगों का उन्मूलन किसके नेतृत्व में हुआ था? तो इसका उत्तर है कैप्टन स्लीमैन। ठगों में हिंदू और मुसलमान दोनों धर्मों के अनुयायी सम्मिलित थे, परंतु वास्तव में ये लोग काली, दुर्गा अथवा भवानी की पूजा करते थे तथा प्रायः अपने शिकार का सिर काटकर देवी के चरणों में बलि के रूप में चढ़ाते थे। उन्हें विश्वास था कि उनका यह धंधा विधि का विधान है तथा उनके शरीर की मृत्यु उनके भाग्य में उसी प्रकार लिखी होती थी। सती प्रथा के प्रश्न पर तो कुछ मतभेद था, किंतु ठगी के विषय में समस्त जनता ने सरकार का समर्थन किया। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने कैप्टन स्लीमैन को ठगों के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए नियुक्त किया। उसने लगभग 1500 ठगों को बंदी बना लिया। अनेक ठगों को फांसी दी गई, शेष को आजीवन निर्वासित कर दिया गया। 1837 ईस्वी के पश्चात संगठित रूप से ठगों का अंत हो गया। अगला प्रश्न है, बंगाल में द्विशासन प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई? तो इसका उत्तर है रॉबर्ट क्लाइव। द्वैध शासन की शुरुआत बंगाल में क्लाइव के समय में 1765 ईस्वी में हुई थी। वॉरेन हेस्टिंग्स के कार्यकाल में 1772 ईस्वी में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने दोहरी शासन प्रणाली को समाप्त करने का निर्णय लिया तथा कलकत्ता परिषद एवं उसके प्रधान को आज्ञा दी कि वे स्वयं दीवान बने और बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा के प्रबंध को अपने हाथ में ले लें। वॉरेन हेस्टिंग्स ने दोनों उप दीवानों मोहम्मद रजा खां और राजा शिताब राय को पदच्युत कर दिया। अगला प्रश्न है, द्वैध शासन का जनक किसे माना जाता है? तो उत्तर है सर लियोनिल कर्टिस। अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं। सर लियोनिल कर्टिस को द्वैध शासन का जनक माना जाता है। इसमें दीवानी और विजारत कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी अलग कर दी गई थी। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के समय बिछाई गई थी? लॉर्ड डलहौजी। तो इसकी व्याख्या देख लेते हैं। भारत में रेल निर्माण की दिशा में प्रथम प्रयास ब्रिटिश गवर्नर लॉर्ड डलहौजी द्वारा किया गया। प्रथम रेलवे लाइन 1853 ईस्वी में बंबई से खाड़े के बीच डलहौजी के समय बिछाई गई थी। दूसरे रेलवे लाइन 1854 ईस्वी में कलकत्ता से रानीगंज के बीच बिछाई गई थी। अगला प्रश्न है, मुंगेर का बरहिया ताल विरोध का उद्देश्य क्या था? तो इसका उत्तर है बकास्त भूमि की वापसी की मांग। मुंगेर के बरहिया ताल विरोध का उद्देश्य बकास्त भूमि की वापसी की मांग था। यह आंदोलन वर्ष 1936 से 38 में करयानंद शर्मा के नेतृत्व में चलाया गया था। अगला प्रश्न है, 1857 में भारत का गवर्नर जनरल कौन था? कैनिंग। 1857 के विरोध के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग 1856 से 62 ईस्वी था। लॉर्ड कैनिंग भारत में कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल तथा ब्रिटिश सम्राट के अधीन नियुक्त भारत का पहला वायसराय था। अगला प्रश्न है, अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई थी? तो इसका उत्तर है दिसंबर 1856 में। तो अब हम आगे देखेंगे इसकी व्याख्या। दिसंबर 1856 में सरकार ने पुराने लोहे वाली बंदूक ब्राउन बेस के स्थान पर नवीन एनफील्ड राइफल के प्रयोग का निश्चय किया। इन राइफलों में दमदम, अंबाला और सियालकोट में बने चर्बी युक्त कारतूसों का प्रयोग किया जाना था, जिनमें गाय और सुअर की चर्बी लगी होती थी। इस नई राइफल में कारतूस के ऊपर का भाग मुंह से काटना पड़ता था।
जनवरी 1857 में बंगाल सेवा में यह अफवाह फैल गई कि चर्बी वाले कारतूस में गाय और सूअर की चर्बी है। सैनिक अधिकारियों ने इस अफवाह की जांच किए बिना तुरंत इसका खंडन कर दिया, किंतु सैनिकों को विश्वास हो गया कि चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग उनके धर्म को भ्रष्ट करने का एक निश्चित प्रयत्न है और यही कारतूस 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण बना। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया? तो इसका उत्तर है कुंवर सिंह। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। 1857 में जगदीशपुर में विद्रोह की अगुवाई करने वाले कुंवर सिंह बिहार के आरा जिले से संबंधित थे। जब उन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह का झंडा बुलंद किया, प्रकृति ने उन्हें अदम्य शौर्य, वीरता और सेनानायक के आदर्श गुणों से मंडित किया था। इसी कारण उन्हें सही रूप में विद्रोह के दौरान बिहार का सिंह माना जाता है। उन्होंने शाहाबाद जिले में अंग्रेजों की सत्ता का तख्ता पलट दिया और अपनी सरकार स्थापित की। वह कानपुर पर संयुक्त आक्रमण के लिए नाना साहब की मदद हेतु कालपी की ओर आगे बढ़े। वह विद्रोह की मशाल को रोहतास, मिर्जापुर, रीवा, बांदा और लखनऊ तक ले गए, जहां उनका अत्यंत सम्मानपूर्वक स्वागत किया गया। अपनी अंतिम सफलता के रूप में उन्होंने अपने गृह नगर जगदीशपुर के निकट अंग्रेजों को बुरी तरह पराजित किया। इसी युद्ध के दौरान कुंवर सिंह बुरी तरह घायल हो गए और 26 अप्रैल 1858 को उनकी मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु के बाद उनके भाई अमर सिंह ने दिसंबर 1858 तक अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष जारी रखा। अगला प्रश्न है, बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो इसका उत्तर है कुंवर सिंह। अगला प्रश्न है, जगदीशपुर के किस व्यक्ति ने 1857 के विप्लव में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया? कुंवर सिंह। अगला प्रश्न है, कुंवर सिंह राजा थे कहाँ के? जगदीशपुर के। बिहार के शाहाबाद जिले के जगदीशपुर ग्राम में 1782 में जन्मे कुंवर सिंह ने जगदीशपुर की जमींदारी संभाली थी। जगदीशपुर से उन्होंने ही 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था। 26 अप्रैल 1858 को इनकी मृत्यु हो गई। 1857 के विद्रोह के समय इनके अदम्य साहस, वीरता और कुशल सेना नायकत्व के कारण उन्हें बिहार का सिंह कहा गया। ईस्वी संवत 1857 के विद्रोह के एक नेता कुंवर सिंह किस स्थान से संबंधित थे? जगदीशपुर। कुंवर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के विद्रोह में किस जगह शामिल हुए? आरा। 25 जुलाई 1857 को दानापुर में सैनिकों की 3 रेजिमेंटों ने विद्रोह कर दिया। 26 जुलाई को ये सैनिक आरा पहुंचे। यहाँ कुंवर सिंह ने इनका नेतृत्व स्वीकार किया। इस प्रश्न का उत्तर बिहार लोक सेवा आयोग ने पटना माना है, जबकि सही उत्तर आरा होना चाहिए। तो आप लोग इसको आरा याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, इनमें से किसने 1857 के विद्रोह में सक्रिय भाग लिया था? तो देख सकते हैं नाना साहब, बेगम हजरत महल, मौलवी अहमदुल्ला, बेगम जीनत महल, ये जितने भी लोग हैं इन सब ने भाग लिया था, इसलिए आंसर होगा उपयुक्त में एक से अधिक। व्याख्या देख लीजिए। ईस्ट इंडिया कंपनी के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक तथा धार्मिक कारणों के फलस्वरूप 1857 का विद्रोह प्रारंभ हुआ। लखनऊ में इस विद्रोह का प्रारंभ जून 1857 में हुआ। यहाँ पर इस विद्रोह का नेतृत्व बेगम हजरत महल ने किया था। कानपुर में इस विद्रोह का नेतृत्व नाना साहब के द्वारा तथा फैजाबाद में इस विद्रोह को का नेतृत्व मौलवी अहमदुल्ला ने किया था, जबकि बहादुर शाह जफर, अंतिम मुगल बादशाह की पत्नी बेगम जीनत महल ने अप्रत्यक्ष रूप से इस विद्रोह में भाग लिया था। इस प्रकार दिए गए सभी विकल्पों में सबसे उचित उत्तर विकल्प ई होगा। अगला प्रश्न है, पटना के 1857 के संग्राम के नेता थे? राजपूत कुंवर सिंह। पटना बिहार में जगदीशपुर के जमींदार कुंवर सिंह ने विद्रोह का नेतृत्व किया। उनकी जमींदारी कंपनी की नीतियों के कारण छिन गई। उन्होंने भी अपने रोष की अभिव्यक्ति विद्रोह में कर दी। अगला प्रश्न, 1857 के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 तक केंद्र था? हमीरपुर। नहीं, सॉरी, ये गलत हो गया।
आंसर होगा जगदीशपुर। बिहार में 1857 के विद्रोह का केंद्र जगदीशपुर था, जहां जमींदार कुंवर सिंह ने नेतृत्व संभाला और शाहाबाद जिले में अंग्रेजों की सत्ता का तख्ता पलटकर अपनी सरकार स्थापित की। बिहार के विद्रोह को पटना डिवीजन कमिश्नरी के कमिश्नर विलियम टेलर और बंगाल गोलंदाज फौज के मेजर विसेंट आयर द्वारा दबा दिया गया। अगला प्रश्न है, जगदीशपुर के राजा थे कुंवर सिंह। कुंवर सिंह बिहार में आरा जिले के जगदीशपुर ग्राम के जमींदार थे, जिन्होंने वृद्धावस्था में अंग्रेजों के खिलाफ बगावत का बिगुल बजाया। विद्रोह के दौरान उन्हें बिहार का सिंह कहा गया। कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस प्रांत से किया? इसका उत्तर है बिहार। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व आरा की विशाल रियासत के वृद्ध राजपूत जमींदार कुंवर सिंह ने किया था, जो शीघ्र ही पटना के समीप दानापुर, छोटा नागपुर, रांची, पलामू आदि सहित बिहार के कई भागों में फैल गया। कुंवर सिंह ने लंबे समय तक बहादुरी और उत्साहपूर्वक अंग्रेजों से संघर्ष किया और लगभग 10 माह लंबी सफल लड़ाइयों के बाद युद्ध में प्राप्त घावों के कारण 26 अप्रैल 1858 को शहीद हुए। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया? ये प्रश्न आप देख रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको रट लीजिए। कुंवर सिंह। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? कुंवर सिंह। निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? मौलवी अहमदुल्ला शाह। मौलवी अहमदुल्ला शाह ने फैजाबाद में विद्रोह को अपना नेतृत्व प्रदान किया। ये अंग्रेजों के सबसे कट्टर दुश्मन थे। वह मूलतः तमिलनाडु में अरकाट के रहने वाले थे, पर वह फैजाबाद में आकर बस गए थे। उन्होंने भारत के विभिन्न धर्मानुयायियों का आह्वान करते हुए कहा कि सारे लोग काफिर अंग्रेजों के विरुद्ध खड़े हो जाओ और उन्हें भारत से बाहर खदेड़ दो। इनके बारे में अंग्रेजों ने कहा कि अदम्य साहस के गुणों से परिपूर्ण और दृढ़ संकल्प वाले व्यक्ति तथा विद्रोहियों में सर्वोत्तम सैनिक है। इनकी गिरफ्तारी के लिए ब्रिटिश सरकार ने 50,000 रुपए का इनाम रखा था। अगला प्रश्न, 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? गालिब। 1857 के विद्रोह को मिर्जा गालिब ने स्वयं अपनी आंखों से देखा था। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों को विद्रोही बनाने का कारण नहीं था? अधिकारियों की अक्षमता। बाकी विद्रोही बनाने का क्या क्या कारण था? ईसाई धर्म फैलाने के लिए कंपनी के अधिकारियों के प्रयास, जहाज पर यात्रा करने के लिए सिपाहियों को आदेश, भत्ते की रोकथाम। ठीक है, इसकी व्याख्या देख लेते हैं पहले। अंग्रेज अधिकारियों की क्षमता ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों को विद्रोह बनाने का कारण नहीं था। इन्हीं अधिकारियों की योग्यता के बल पर अंग्रेजी हुकूमत ने लगभग 90 वर्षों में पूरे भारत पर कब्जा कर लिया था। इसके अतिरिक्त अन्य सभी कारण सिपाहियों को विद्रोही बनाने में सहायक थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वर्गों में से किसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया? तो आप देख सकते हैं, दूसरा और चौथा, यानी साहूकार और जमींदार जो है इसमें भाग नहीं लिए थे। बाकी खेतीहर मजदूर लिए थे, कृषक लिए थे। तो चलिए देख लेते हैं एक बार व्याख्या, तो समझ में आ जाएगा। 1857 का विद्रोह बहुत बड़े क्षेत्र में फैला हुआ था और इसे जनता का व्यापक समर्थन प्राप्त था। फिर भी पूरे देश को या भारतीय समाज के सभी अंगों तथा वर्गों को अपनी लपेट में नहीं ले सका। यह दक्षिणी भारत तथा पूर्वी और पश्चिमी भारत के अधिकांश भागों में नहीं फैल सका। भारतीय रजवाड़ों के अधिकांश शासक तथा बड़े जमींदार पक्के स्वार्थी तथा अंग्रेजों की शक्ति से भयभीत थे और वे विद्रोह में शामिल नहीं हुए। इसके विपरीत ग्वालियर के सिंधिया, इंदौर के होलकर, हैदराबाद के निजाम, जोधपुर के राजा, भोपाल के नवाब, पटियाला, नाभा और जिंद के सिख शासक तथा पंजाब के दूसरे सिख सरदार, कश्मीर के महाराजा और दूसरे अनेक सरदारों और बड़े जमींदारों ने विद्रोह को कुचलने में अंग्रेजों की सक्रिय सहायता की। गवर्नर जनरल कैनी ने बाद में टिप्पणी की कि इन शासकों ने तूफान के आगे बांध की तरह काम किया, वरना यह तूफान एक ही लहर में हमें बहा ले जाता। व्यापारियों और शिक्षित वर्ग ने कलकत्ता और बंबई में सभाएं कर अंग्रेजों की सहायता के लिए प्रार्थना की। उच्च तथा मध्य वर्ग के अधिकांश लोग विद्रोहियों के आलोचक थे। विद्रोह में शामिल अवध के बहुत से तालुकदारों, बड़े जमींदारों ने अंग्रेजों से यह आश्वासन पाकर कि उनकी जागीरें वापस दे दी जाएगी, विद्रोह से किनारा कर लिया। ग्रामीण जनता के हमलों का निशाना सूदखोर थे, इसलिए वे स्वाभाविक तौर पर विद्रोह के शत्रु हो गए थे।
आधुनिक शिक्षा प्राप्त भारतीयों ने भी विद्रोह का साथ नहीं दिया। शिक्षित भारतीय देश का पिछड़ापन समाप्त करना चाहते थे। उनके मन में यह गलत विश्वास भरा था कि अंग्रेज आधुनिकीकरण के ये काम पूरा करने में उनकी सहायता करेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ये वाला जो कथन है, 1857 में दरभंगा, डुमराव और हटवा के महाराजाओं और उनके साथी जमींदारों ने आदमी तथा पैसे से अंग्रेजों की मदद की, तो ये कथन सही है। बाकी देखिए ये सब गलत है। 1857 में दरभंगा, डुमराव और हटावा के महाराजों और उनके साथी जमींदारों ने आदमियों से अंग्रेजों की मदद की, पैसे से नहीं, ये गलत है। फिर 1857 में दरभंगा, डुमराव और हटवा के महाराजाओं और उनके साथी जमींदारों ने पैसे से अंग्रेजों की मदद की, आदमियों से नहीं, ये भी गलत है। 1857 में दरभंगा, डुमराव और हटावा के महाराजाओं और उनके साथी जमींदारों ने अंग्रेजों का विरोध किया, ये भी गलत है। तो जो ए वाला आंसर है वो सही है। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में बिहार के कुछ प्रमुख जमींदारों ने अंग्रेजों की धन एवं जन दोनों से बड़ी सहायता की थी। अंग्रेजों कि इस प्रकार की मदद पहुंचाने वाले जमींदारों में दरभंगा, डुमराव और हटवा के जमींदार शामिल थे।